हेलो फ्रेंड्स, आज हम एविडेंस एक्ट का सेक्शन 32 समझेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हमारा एविडेंस एक्ट का 23rd लेक्चर है। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 32 और 33 उन व्यक्तियों के बारे में बात करता है जिनको साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता। स्पेशली हम 32 की बात करें तो सेक्शन 32 के अंतर्गत उन व्यक्तियों के कथन सुसंगत हैं जो या तो मर गए हैं, या जो बुलाए नहीं जा सकते, या जो एविडेंस दे नहीं सकते, असमर्थ हो गए हैं, या फिर उनको बुलाने में बहुत विलंब या फिर बहुत खर्चा होगा। तो इसलिए हम सेक्शन 32 की बात कर रहे हैं और स्पेशली सेक्शन 32 का एक समझेंगे। जो हम बात कर रहे हैं डाइंग डिक्लेरेशन, तो जो डाइंग डिक्लेरेशन है यानी कि हिंदी में जिसे हम बोलते हैं मृत्युकालिक कथन, 32 के एक क्लॉज में सेक्शन 32 में टोटल 8 क्लॉजेज हैं। प्रीवियस से आपसे हम बस मेमोरी पॉइंट ध्यान कर लेंगे हल्का हल्का किसमें क्या है। इंपॉर्टेंट हमारा 32 का एक ही है जो मेंस में बहुत बार पूछा जा चुका है। इससे पहले हम शुरू करें एग्जैक्ट सेक्शन 32 में क्या लिखा है, हम थोड़ी सी और समझते हैं। जैसे कि आप ये समझिए कि किसी व्यक्ति को, ए नाम के व्यक्ति को बी नाम के व्यक्ति ने चाकू से मार दिया और वो व्यक्ति जो मर रहा है, ए नाम का व्यक्ति मरने से पहले बोल गया अपने पिता को या बेटे को कि मुझे इसने मारा है। क्या अब जो व्यक्ति मरने से पहले बोल गया है, प्रश्न यह है कि उसके कथन को महत्वपूर्ण माना जाए? क्या उसके कथन को न्यायालय को उसके कथन को लिया जाए, सुसंगत मानना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए उस एक्यूज के खिलाफ? तो मेन रूप से इसी की बात कर रहे हैं, उस कथन की बात कर रहे हैं। और हम ये भी समझे कि मृत्युकालिक कथन जो उस व्यक्ति ने बोला, जो वो मर रहा है, तो वो उसके कथन को क्यों ग्रहण कर रहे हैं, क्यों, ऐसे क्या कारण है या ऐसे बेस क्या है, रेलिवेंसी क्या है, ऐसी कौन सी ग्राउंड है कि उसके कथन को हम ग्रहण कर रहे हैं। तो इसके बारे में जैसे हमने लिखा है बेस यहां पर, तो अर्नोल्ड ने कहा है अ पर्सन लाइंग ऑन डेथ बेड, मतलब जो व्यक्ति मृत्युकालिक शैया पर होता है, मृत्यु के बेड पर होता है, वह झूठ नहीं बोलता। इसी संबंध में जस्टिस लश ने भी कहा है कि वो व्यक्ति जो अपने निर्माता के पास, यानी कि जब वह मर रहा है अंतिम समय पर, जब वह अपने गॉड के पास, निर्माता के पास जिसने उसे बनाया है, जब वह जा रहा होता है ना, तो वह अपने मुंह पर या अपनी जीभ पर झूठ नहीं बोलना चाहता। यानी कि अंतिम समय पर वो सत्य बोलेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अंतिम समय पर तो मैं सही बोलूं, क्योंकि मुझे अब अपने भगवान से मिला, उसे क्या निगाह मिलाऊंगा मैं उससे। यानी कि हो सकता है पूरा जीवन झूठ बोले, पर अंतिम समय पर जब उसे मालूम है मेरा लास्ट है, वो सत्य ही बोलेगा। शेक्सपियर ने भी यही कहा है कि वे व्यक्ति जो तकलीफ में होते हैं वो झूठ नहीं बोल पाते, यानी कि झूठ नहीं बोलते, वो सत्य बोलते हैं। और ये नेसेसिटी भी यही है, आवश्यकता भी यही है कि जो व्यक्ति मर रहा है, सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वही तो है, विक्टिम ही तो है, पीड़ित ही तो है, वही तो व्यक्ति है जो मर रहा है। और यदि उस व्यक्ति के कथन को भी ग्रहण नहीं किया जाए, उसके स्टेटमेंट को नकार दिया जाए, तो इससे ज्यादा बुरी बात क्या होगी। यानी कि उसके साथ इससे बड़ा अन्याय तो कुछ हो ही नहीं सकता। कोई खुद देख रहा है, खुद बोल रहा है और उसके स्टेटमेंट को भी ग्रहण न किया जाए। तो ये हमारे जो व्यक्ति मर रहा है उसके कथन को लेने के कुछ कारण हैं, कुछ आधार हैं, कुछ बेसिस हैं on which reasons the dying declaration is accepted by the court. तो these are the some reasons. एक और चीज हम बात करें, जैसे कि आप जानते हैं कि भाई एविडेंस जो भी कोर्ट में दोगे बेस्ट होना चाहिए, सर्वोत्तम होना चाहिए, जो भी हो। यानी कि डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट हो, मतलब जो भी हो बेस्ट होना चाहिए, या फिर जो व्यक्ति देख रहा है वो होना चाहिए। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो व्यक्ति तो मर गया बोल करके, अब जिसको बोल गया वो व्यक्ति बोल रहा है कोर्ट में कि मुझको इसने बोला था कि इसने उसे मारा है। अब यहां पर क्या ये बेस्ट एविडेंस है ना? अब देखें कि एक जो जनरल रूल है एविडेंस एक्ट का कि एविडेंस बेस्ट होना चाहिए, अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि हियर से एविडेंस इज नॉट रेलिवेंट जनरली
अनुश्रुत साक्ष्य हियरसे एविडेंस कोर्ट ग्रहण नहीं करता है, सुना सुनाया साक्ष्य ग्रहण नहीं करता है। अगर सुना हो तो स्वयं उसने सुना हो, स्वयं देखा हो, स्वयं महसूस किया हो, अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। परंतु सेक्शन 32 और 33 इस बात का अपवाद है। हम अच्छे से समझेंगे हियरसे एविडेंस, हाल फिलहाल में हम सेक्शन 32 को समझते हैं। तो चूंकि यहां पर आवश्यकता है, नेसेसिटी है, और इस वजह से डाइंग डिक्लेरेशन को ग्रहण किया जा रहा है। अब जैसे कि नाम से ही क्लियर है, डाइंग डिक्लेरेशन मृत्युकालिक कथन, यानी कि ऐसा कथन है जो कि इस समय ऐसे काल में किया जा रहा है जब व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। यानी कि मृत्यु के दौरान, काल यानी कि समय, कथन यानी कि स्टेटमेंट। डाइंग डिक्लेरेशन एक ऐसा डिक्लेरेशन है वो व्यक्ति कर रहा है जो डाइंग की स्थिति में है। साधारण सिंपल शब्दों में हमने समझा, शाब्दिक अर्थ समझा हमने। सेक्शन 32 में क्या लिखा है? सेक्शन 32 के 1 में डाइंग डिक्लेरेशन बात करें तो 32 का 1 बोलेंगे, क्योंकि 32 में 1 टोटल है। तो 32 के 1 में लिखा है कि मृत्युकालिक कथन एक स्टेटमेंट है। डाइंग डिक्लेरेशन इज अ स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट कौन बोलेगा? निश्चित रूप से एक व्यक्ति बोलेगा, है ना। तो मृत्युकालिक कथन एक स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट कैसा हो सकता है? लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, इशारों से भी हो सकता है। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला के केस में जब हमने सेक्शन 8 का लेक्चर पढ़ा था तो वो लड़की इशारों से बोल रही थी, यानी कि वो स्टेटमेंट इशारों से भी हो सकता है, बट शुड बी क्लियर। तो मृत्युकालिक कथन क्या है? एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कैसा भी हो सकता है, कोई व्यक्ति करेगा। अब स्टेटमेंट होगा कैसे, क्या होगा उसमें? तो वो उन्होंने बताया सेक्शन 32(1) में कि डाइंग डिक्लेरेशन इज ए स्टेटमेंट एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ। यानी कि मृत्युकालिक कथन एक ऐसा कथन है जो उस व्यक्ति की मृत्यु के कारण के बारे में बताता है। मृत्यु के कारण के बारे में, उस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई, या फिर दूसरा पॉइंट भी है, ध्यान से समझेंगे, या तो सीधा सीधा कारण को बताए नंबर 1, या फिर as to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death, या फिर संव्यवहार की उन परिस्थितियों के बारे में बताता है जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई है। या तो सीधा सीधा मृत्यु का कारण बता दे, सीधा सीधा कारण ना बता रहा हो, पर वो सारी परिस्थितियों को बता दे जिसके परिणाम स्वरूप या जिसमें उसकी मृत्यु हुई, तो वो भी मृत्युकालिक कथन है ना। और यह भी आवश्यक है कि उस व्यक्ति की मृत्यु तो प्रश्न चिन्ह हो। जब उस व्यक्ति की मृत्यु प्रश्न चिन्ह होगी तब उस स्थिति में ऐसा स्टेटमेंट जो मृत्यु के या तो कारण को बताए या उस संव्यवहार की स्थिति को बताए जिसमें उसकी मृत्यु हुई है, वो स्टेटमेंट कैसे हो जाएंगे? रेलिवेंट हो जाएंगे 32 के 1 के अंतर्गत डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में। सेक्शन 32 का फिर दूसरा पैरा कहता है, 32 के 1 का दूसरा पैरा कहता है कि भाई जो व्यक्ति मर रहा है उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसे मृत्यु की आशंका हो या नहीं। यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेड पर्सन इज नॉट नेसेसरी। यानी कि जो व्यक्ति मर रहा है उसे मृत्यु की आशंका हो, बहुत अच्छी बात, नहीं हो तो भी बढ़िया है। यानी कि मृत्यु की आशंका होना आवश्यक नहीं है, ना भी हो तो भी वो कथन यदि संव्यवहार की परिस्थिति को बता रहे हैं, कारण को बता रहे हैं, इवन दैट स्टेटमेंट में भी रेलिवेंट एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। तो ये 32 के 1 में लिखा है। पीटी में, प्री एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? क्या यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु की आशंका नहीं है, या फिर क्या मृत्युकालिक कथन के लिए उस व्यक्ति को मृत्यु की आशंका हो? बिल्कुल जरूरी नहीं है। दूसरा, मृत्युकालिक कथन किसी भी प्रकृति के केस में रेलिवेंट है, यानी कि नेचर रेलिवेंट नहीं है, मे बी सिविल और मे बी क्रिमिनल। ये भी पीटी में बहुत बार पूछा गया है। तो वही मैंने शॉर्ट में लिखा है, डेथ मस्ट बी कॉशन, और एक्सपेक्टेशन जरूरी नहीं है, मैंने बस हिंट लिखा है, एक्सपेक्टेशन नॉट नेसेसरी, और नेचर कैसा भी हो सकता है, सिविल हो चाहे क्रिमिनल। तो ये हमने समझा 32 की 1 में जो वर्ड लिखे हैं एविडेंस एक्ट में, वो हमने समझे। बहुत सिंपल भाषा में समझ में आ गया होगा कि वो व्यक्ति, डाइंग डिक्लेरेशन एक ऐसा कथन है जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस संव्यवहार की परिस्थितियों के बारे में बताता है, और जब उस व्यक्ति की मृत्यु
प्रश्नगत हो तो वो कथन सुसंगत होंगे, चाहे उस व्यक्ति को मृत्यु की आशंका हो या नहीं हो और मामले की प्रकृति कैसी भी हो, चाहे सिविल चाहे क्रिमिनल। जब भी आप वर्ड लिखें या परिभाषा लिखें तो कोई जरूरी नहीं एग्जैक्ट वर्ड लिखें उस बेयर एक्ट का, बस वो सब्सटेंस आ जाना चाहिए, सार आ जाना चाहिए। आगे हम बात करें कि सेक्शन 32(1) के लिए कौन सी कंडीशंस हैं जो पूरी होनी चाहिए। नंबर 1 की बात करें जो कंडीशन है, नंबर 1 डेथ। भाई जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन के लिए बहुत आवश्यक है कि जो व्यक्ति कथन कर रहा है उसकी मृत्यु जरूर हुई हो। डेथ इज मस्ट ऑफ दैट पर्सन। और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, चाहे भले कितनी भी आशंका क्यों ना हुई हो, चाहे भले उस व्यक्ति को 10 गोली क्यों ना लग गई हो, परंतु यदि वो आशंका होने के बावजूद भी 20 दिन बाद जीवित हो जाता है कोमा में से, उसने स्टेटमेंट बोला किसने मारा है, वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा, वो 32(1) में सुसंगत नहीं होगा। हो सकता है एविडेंस एक्ट के बहुत सारे सेक्शनों में रेलिवेंट हो जाए, हो सकता है एविडेंस एक्ट की धारा 157 में रेलिवेंट हो जाए, सेक्शन 8 में आचरण के रूप में सुसंगत हो जाए, और बहुत सारे सेक्शन हैं। जैसे कि इसमें भी कहा गया था दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट, इसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति जो स्टेटमेंट दे रहा है और यदि वो मरता नहीं है तो वो 32(1) में सुसंगत नहीं होंगे कथन, यद्यपि एविडेंस एक्ट की धारा 157(1) के अंतर्गत सुसंगत भले ही क्यों ना हो जाए। तो डेथ इज वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि नाम ही है डाइंग डिक्लेरेशन। दूसरा एलिमेंट की हम बात करें, भाई सेम इंजरी, भाई उस व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है उसी इंजरी से हुई हो जिसके बारे में बात कर रहा है ना। यानी कि हम ऐसे समझें इसको कि यदि कोई व्यक्ति, ऐसे एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कोई फीमेल, एज है 16 साल, उस फीमेल का रेप हुआ और रेप हो जाने के पश्चात उस फीमेल ने घर पे आकर के दूसरे दिन अपनी केरोसिन से आग लगा ली और मर गई। इस डर से सुसाइड कर लिया कि मुझे अब क्या, मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी या मेरी क्या वो रहेगी, सम्मान क्या रहेगा, इस दृष्टि से उसने जला लिया। अब प्रश्न ये है, क्या अब उसने अब जो दिया स्टेटमेंट, क्या वो डाइंग डिक्लेरेशन है? मृत्यु का कारण क्या था यहां पर? क्या मृत्यु का कारण रेप था या फिर मृत्यु का कारण सुसाइड थी, खुद जलना था, कुछ कैरोसिन डालना था या खुद पिस्टल मारना था? तो यहां पर मृत्यु का कारण रेप नहीं था, सुसाइड थी। इसलिए यह भी आवश्यक है कि उस व्यक्ति की मृत्यु उसी इंजरी से हुई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया। दूसरा हम बात करते हैं कि जो व्यक्ति कथन कर रहा है वो कथन मृत्यु के कारण के बारे में हो या फिर उस संव्यवहार की परिस्थितियों के बारे में हो जिसमें उसकी मृत्यु हुई है। इसके बारे में केस है जैसे पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, बहुत फेमस केस, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल लिखना होगा। पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, प्रीवी काउंसिल। तो इस मामले में हुआ यह था कि पकाला नारायण स्वामी की वाइफ ने एक व्यक्ति से 3000 रुपए उधार लिए थे, और जब उधार ले लिए तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति अपने पैसे मांग रहा था बार बार। तो एट लास्ट में उस पकाला नारायण स्वामी ने, उसकी वाइफ ने उससे कह दिया, ठीक है भाई आप आके अपने पैसे ले जाओ। उसने लेटर लिख दिया था, और जब लेटर उसके पास पहुंचा जिसने पैसे दिए थे, तो उसने अपनी वाइफ को बोल दिया था कि भाई स्वामी का, पकाला नारायण स्वामी का और उसकी वाइफ का लेटर आया, मैं पैसे लेने वहां पर जा रहा हूं उनके घर पर। उसने लेटर भी शो कर दिया अपनी वाइफ को, और जब वो वहां पर पहुंचा उसके पश्चात वह कभी लौट कर नहीं आया। उसकी डेड बॉडी 7 पीसों में कटी हुई एक कंटेनर में, एक बॉक्स में पाई गई, और यह भी मिला कि वह वहां पर पहुंचा था। दूसरी चीज, और जिस बॉक्स में बॉडी मिली वो बॉक्स स्वामी ने धोबी के द्वारा खरीदा गया था। तीसरी चीज, जिस रथ से लाया गया था वो भी मालूम पड़ गया। चौथी चीज, उसने उससे पैसे लिए थे। पांचवी चीज, उसने अपनी वाइफ को बताया था कि मैं पकाला नारायण स्वामी के घर पर जा रहा हूं। तो कोर्ट ने इन सारे स्टेटमेंटों को और संव्यवहार की परिस्थितियों के बारे में माना कि ये सारे कथन ये जो हैं वो क्या है, मृत्यु, उस व्यक्ति की मृत्यु की संव्यवहार की परिस्थिति के बारे में बता रहे हैं, एंड इट विल बी रेलिवेंट एज डाइंग डिक्लेरेशन। उनको ग्रहण किया गया। एक और केस है शारदा बिरदी चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस मामले में एक फीमेल की शादी हुई,
शादी के 4 महीने बाद ही उस फीमेल के साथ उसका हस्बैंड क्रूएलिटी करता है। वो लड़की बहुत परेशान होती है, वह अपने मायके वालों को, फ्रेंड को, अपने रिश्तेदारों को फोन करती रहती है, एसएमएस करती रहती है, चिट्ठी लिखती रहती है और बताती रहती है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत तंग किया जा रहा है। और 4 महीने बाद उसकी डेड बॉडी बेड पर मृत पाई जाती है। अब प्रश्न ये है कि लड़की ने इतना सारा लिखती रही, बहुत समय तक बताती रही, क्या इन कथनों को डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जाना चाहिए? क्योंकि इंडिया जैसे शहर में जहां पर इतनी छोटी सोच है महिलाओं के प्रति, और यदि इसको हम नहीं माने, इन कथनों को ग्रहण नहीं करें, तो और ज्यादा अत्याचार को बढ़ावा मिलेगा। तो यहां पर कोर्ट ने उस महिला के कथन को ग्रहण किया और डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में स्वीकार किया। तो ये हमारा था शारदा बिरदी चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस। लास्ट इसकी कंडीशन है कि डेथ मस्ट बी इन कॉशन, कि उस व्यक्ति की मृत्यु भी तो प्रश्नगत हो। अर्थात यदि कोई व्यक्ति 100 साल का हो गया और हंसते खेलते अपना मृत हो जाता है, मर जाता है, सबको मालूम है, तो वहां पर थोड़ा डाइंग डिक्लेरेशन की बात होगी। यानी कि डेथ मस्ट ऑल्सो बी इन कॉशन, जैसे कि हमने अभी पहले भी बताया था। तो टोटल मिला के 4 कंडीशन हो गई। ये मैंने आपको रीजन बता दिया, आपको डेफिनेशन समझा दी और सेक्शन 32 का थोड़ा सी लाइन बताई। ये आपको सारे लिखने पड़ेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डीडी की एविडेंसरी वैल्यू, डीडी कैसे हो सकता है, क्या एफआईआर से हो सकता है, क्या पुलिस को बोल करके हो सकता है, क्या 101 से 62 में हो सकता है, और किस किस तरीके से विभिन्न चीज हम इसकी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा डाइंग डिक्लेरेशन नेक्स्ट पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा। और ये हमारा लेक्चर यही खत्म हुआ। थैंक यू।